हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको कुछ 3 क्वेश्चंस दिए थे और आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भेजना। उनके आंसर फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या उनके आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो मैट्रिआर्कल परिवार कहलाते हैं। जो जिनमें मोस्ट ऑफली आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स का नाम, पापा का नाम चलता है, आपको आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी भी है जिनमें क्या है कि आप अपनी मदर का सरनेम लगा लेते हैं या मदर्स के नाम से आपकी फैमिली चलती है। तो उसमें क्या है, वो ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं जो मैट्रिकल परिवार कहलाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि संपत्ति बेटों को सौंप दी जाती है, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो ये है कि बेटों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है और बेटों को क्या कहा जाता है, जमीन जायदाद में जो बंटवारा होता है तो वो बेटों को सौंप दिया जाता है। तो ऐसे परिवार क्या क्या कहलाते हैं? तो वो पितृवंशीय परिवार कहलाते हैं, जिसमें पिताजी की संपत्ति बेटों को दी जाए। थर्ड क्वेश्चन था, परिवार कल्याण कब आरंभ हुआ? तो परिवार कल्याण 1977 में आरंभ हुआ था। एक क्वेश्चन आपका बहुत फेमस है आयोग का, बार बार रिपीट होता आता है कि परिवार शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? वो आपको कई ऑप्शन दे देता है, फैमिली, फैमिलियस, या फिर और भी कोई इनसे रिलेटेड फेमस फेमस करके ऐसे दे देगा। तो जो परिवार शब्द है वो लैटिन भाषा, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि परिवार शब्द कौन सी भाषा का है? तो परिवार शब्द लैटिन भाषा का है। और कौन से शब्द से निकला है? तो फैमिलियस शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है कि जो फैमिलियस शब्द है वो उसका अर्थ क्या है? तो फैमिलियस शब्द का अर्थ ही क्या होता है? सेवक, या फिर वो आपको नौकर भी लिख के, ये तो 2019 में ही आया था, नौकर भी लिख सकता है या दास भी लिख सकता है। अब आप कहेंगे कि फैमिली या परिवार दास नौकर क्यों होता है? क्योंकि परिवार जो होता है, परिवार हमेशा क्या करता है, हमारे लिए काम ही तो करता है। आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी ने परिवार जोड़ रखा है, तो वो आपकी सारी जिम्मेदारी उठाती है। वो आपको सुबह उठाती है, खाना बना के देती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, और इवन देन वो हर चीज आपको खर्च करने के लिए पैसे भी देते हो। तो वो आपकी नौकर तो है नहीं, ना आपकी दास है। लेकिन फैमिली शब्द को जो है का अर्थ जो निकाला गया है, सेवक से, नौकर से या दास से निकाला गया। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट आपको कहा था कि इनका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना। कमेंट बॉक्स में अपने भेजे, जिसके सही है वो भी सही है, जिसको नहीं पता था वो भी इसको टाइप देख सकता है। आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम अपना पढ़ रहे थे कला के तत्व, कला के सिद्धांत। तो कला के जो हमारे तत्व चल रहे थे, उन्हें हमने देखा था। कला के कितने तत्व थे? कला के 8 तत्व थे। कौन कौन से थे? कला के 8 तत्व कौन कौन से थे? रेखा, आकार, डिजाइन, नमूना या रंग, प्रकाश, छाया, विकृत स्थान, पोत या विचार। तो इसमें हम देख चुके थे क्या? रेखा देख चुके थे कि रेखा क्या होती है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि रेखा क्या होती है। रेखा कोई भी दो बिंदुओं को के बीच का जो आपका स्थान होता है, ये सीधी जो रेखा होती है, ये होती है। रेखा का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है कि रेखा, आपको मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कहाँ अच्छी होगी। इन रेखाओं के से ही आकार या नमूने के हिसाब से आप बड़े कमरे को छोटा फील करा सकते हैं और छोटे कमरे को बड़ा फील करा सकते हैं। इसके बाद हमने आकार देख लिया था, इसके बाद हमने डिजाइन या नमूना देख लिया था, और अब हम क्या देखेंगे? रंग। रंग भी हम शायद देख चुके थे, लेकिन रंग से ही हम वापस नहीं, हाँ, रंग हम देख चुके थे कल कि रंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। रंग का यही कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर करा सकते हैं। कलर का भी इतना इफेक्ट पड़ता है कि आप खाली कमरे को भरा भरा फील करा सकते हैं या फिर बड़े कमरे को छोटा, छोटे को बड़ा फील करा सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रकाश या छाया, विकिस्तान, पोत और विचार। ये 4 हमारे बच गए थे। तो नमूने के बाद हमारा आया था पोत। पोत यानी कि टेक्सचर। पोत को क्या कहा है? टेक्सचर कहा गया। टेक्सचर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ यानी कि कोई भी मटेरियल जिसको आप स्पर्श करके फील कर सकते हैं कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, किसी भी तरह का है। तो किसी भी पदार्थ को स्पर्श करना करना गुण में पोत की श्रेणी में शामिल किया जाता है। पोत सौंदर्य को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये छूने से इसके गुण को क्या करते, गुण को भी प्रदर्शित करता है, जैसे कोमल या खुदखुली वस्तु, कुरकुरी या गीली वस्तु। पोत का निर्धारण निम्न तत्वों पर द्वारा किया जा सकता है। कैसे? आप मतलब पोत का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? इस पर जैसे अनुभव करके प्रकाश का परिवर्तन या अवशोषण माप द्वारा। अब
वही चीज आई कि मैंने आपको बताया कि टेक्सचर, कि आप इसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। सपोज करो कि आप कहीं बैठे हैं, आपका हाथ गलती से पीछे लग जाता है, वहां कुछ खुरखुरी चीज है या वहां कोई चीज पड़ी हुई है या वो कोई कांटे जनित चीज है, तो आपको हाथ लगने के बाद पेन होता है ना, चुभती है ना वो, तो वो क्या हुआ, जो आपने वो हाथ लगा आपका, आपने जो उसको महसूस किया, तो वही क्या है, आपका पोत है, टेक्सचर है, कि इसको छू के उसके गुण को पता लगा सकते हो कि ये सॉफ्ट क्वालिटी का है या हार्ड क्वालिटी का है। इसको अनुभव आप किस पे कर सकते हो, इन दो तत्वों के द्वारा कर, तीन तत्वों के द्वारा कर सकते हो। कौन सा, स्पर्श करके, यानी कि छू कर, प्रकाश का परिवर्तन करके। कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज रखो, आप उसको धूप में, लाइट में रख दो, तो वो अपना कलर क्या है, चेंज कर लेती है। तो अब इसके बाद आप एक माप के द्वारा, यानी कि उसके मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पोत वह जो कि किसी जो कि वस्तु के अथवा पदार्थ के गुणों को प्रस्तुत करने में सहायक होता है। पदार्थ या वस्तु वही चीज कि कोई चीज गीली है, सपोज देन करो कि आपने एक टेक्सचर बनाया, आपको आपके घर में क्या करना है, कोई पेंट करना है या कोई चीज लगानी है या कोई चीज आपने रखी, तो आप उस चीज को छूकर ही फील कर सकते हैं कि ये जो है गीली है या सूख चुकी है। आपने दीवार पे पेंट किया, दीवार पे पेंट करके आप उससे, दीवार से तो नहीं चिपकेंगे, लेकिन जब तक आप उस दीवार को टच नहीं करेंगे तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे कि ये गीली है या सूखी है। तो पोत क्या है, आपको फील कराता है, अनुभव कराता है किसके, आपका जो पदार्थ है, आपका जो मटेरियल है, उसका टेक्सचर कि वो किस तरीके का है। पोत वह है जो कि दृष्टिगत गुणों के नाम से ही जाना जाता, प्रस्तुत करते हैं, जैसे चिकना, समतल, खुरदुरा, कड़ा, स्पंजी या लोचमी। यानी कि एक क्वालिटी क्या हो रहा है पोत की, टेक्सचर की। ये मान लिया आपको एक रोड दे दी जाए, ये पेन है, इस पेन की क्वालिटी क्या है, जब तक आप इस पेन को हाथ में नहीं लेंगे तो आप इसको कैसे फील कर पाएंगे कि ये मुड़ सकता है या नहीं मुड़ सकता है, या ये स्ट्रॉन्ग है, टेढ़ा है, खुरदरा है, सॉफ्ट है। तो ये चीज क्या है, आप उसको टच करके ही उसका जो है अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, तत्व कला का रंग, यानी कि कलर। कलर कौन सा होता है, कलर में आपकी जो है भावनाओं को व्यक्त करता है, व्यक्तिगत का। यानी क्या होता है, खास करके कहा जाता है कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है या कुछ लोगों को ब्लैक कलर पसंद होता है, हर किसी का अपना एक फेवरेट कलर होता है। तो उससे क्या होता है, आपके कलर से आपका कुछ लोगों को क्या होता है कि अपने अगर इच्छा के कलर के वो कपड़े पहने या अपने आसपास का हर जगह उसे अपना ही फेवरेट कलर दिखाई दे, तो उसका जो है मनोबल बढ़ा रहता है। तो जो आपका कलर है वो आपकी भावनाओं तथा व्यक्ति की मानदशा को व्यक्त करता है, तथा यह एक अच्छा माध्यम हो सकता है, माध्यम है, रंगों द्वारा स्थान तथा दूरी का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आपको रंग का कहाँ पे होता है, जैसे आपके यहाँ ट्रेन चलती है, सभी लोग देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, तो वो, और ये ट्रैफिक लाइट जो होती है वहां 3 लाइट्स लगी होती हैं, तो उसमें जैसे ग्रीन, येलो, रेड, आपके तीनों लाइट में तीनों कलर्स का अलग अलग इम्पैक्ट है ना, कि रेड लाइट अगर आपको दिख रही है या जो लाल झंडा हम दिखा देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि स्टॉप स्टॉप हो जाओ, तो ग्रीन झंडी दिखा देते हैं तो कि आप चलने, रास्ता साफ है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कलर होता है वो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, वो आपको कंडीशंस भी बता देता है कि किस कंडीशंस में आपको काम करना है। आपको किसी को कोई मैसेज क्रॉस कर पास करना है, आप उसको कोड वर्ड में बताना चाहते हैं, तो आप किसी रंग का सहारा लेके भी तो आप उसको बता सकते हैं ना, कि अगर मैं तुम्हें इस वाले रंग का इंडिकेशन दूं तो तुम समझ जाना कि अब ये काम हो गया है, या करना है, या यहाँ से जाना है, या इसको बोलना है। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे छतों और दीवारों पर हल्के रंगों के उपयोग से कमरा बड़ा प्रतीत होता है। यानी कि अब कमरे में होम डेकोरेशन में क्या इसका वर्क है, होम डेकोरेशन में जो वर्क है वो ये है कि आपके जो कलर और आपका जो मैंने बताया था जो रेखाएं होती हैं, वो डेकोरेशन में एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कैसे, कि मान लो बहुत बड़ा कमरा है, अगर आप उसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं, उसमें फील करना चाहते हैं, उसको छोटा बनाना चाहते हैं, तो उसमें इस कलर का आप कलर टेक्सचर कराइए कि जिससे वो ज्यादा भरा भरा सा लगे, तो वो छोटा फील होता है। अगर आप छतों का, दीवारों का मैच अलग अलग करके, वॉल्स का कलर चेंज करके कराते हैं, तो आपको अलग ही आनंद होता है, और उससे कमरा, जो छोटा कमरा है, कलर के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से आप छोटे कमरे को बड़े जैसा फील कर सकते हैं और बड़े कमरे को छोटे जैसा फील कर सकते हैं। अंधेरा युक्त कमरे में हल्के रंग जैसे पीला, सफेद इत्यादि का प्रयोग करके कमरा प्रकाश में प्रतीत होता है। यानी कि कमरा, जैसे कोई कहीं पे डार्कनेस ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, तो अगर आप उसमें लाइट कलर के कलर करेंगे उसकी दीवारों पे, तो आपको क्या होगा, वहां थोड़ी रोशनी, लाइटिंग ज्यादा लगेगी, अंधेरे में
वो चमकेगा। लेकिन अगर कहीं अंधेरा है, डार्क है, एकदम डार्कनेस है, अंधेरे से भरा हुआ है, कहीं उसमें लाइट के सिवा कोई आने जाने की, प्रकाश के आने जाने की व्यवस्था नहीं है, और आप उसी में उससे भी डार्क कलर के आप ब्लैक, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ऐसे मतलब भड़कीले भड़कीले से कलर करा दें, तो क्या आप उसमें थोड़ा भी शांति फील कर पाएंगे? आप उसमें कहीं भी प्रकाश का, ऊर्जा का कहीं भी फील कर पाएंगे? कहीं से भी आपको प्रतीत नहीं होगा कि इसमें कहीं प्रकाश आ रहा है। इसके विपरीत गाढ़े रंग का प्रयोग से कमरा अंधकार में प्रतीत होता है। अब आपका कमरा है, अगर आप उसमें ज्यादा गाढ़े रंग करा देते तो आपका खुद भी मन क्या होता है, मन कुछ 1-2 घंटे तो वो अच्छा लगेगा डार्क डार्क से, लेकिन उसके बाद आपका मन भी थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि आपको अंधेरा अंधेरा सा फील होने लगता है। इसके नेक्स्ट आपका आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होता है कि प्रकाश न केवल उपयोगी होता है, परंतु यह तत्व अलंकरण का एक साधन भी है। प्रकाश व्यक्ति के मन की आशा, उत्साह और उल्लास उत्पन्न करता है तथा अंधेरा भय, निराशा और अवसाद उत्पन्न करता है। प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यानी कि प्रकाश, लाइट, आप सभी सब जानते हैं कि प्रकाश का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी आदमी के जीवन में अंधेरा ही हो, रोशनी ना हो, तो कैसा जीवन होगा? कैन यू इमेजिनेशन? क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए कुछ घंटे के लिए, और आपको कहे, उसमें से आपको बिल्कुल ना दिखाई दे रहा हो, सब डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा हो, और आपको कह दिया जाए कि आप यहाँ से उठ के दूसरे रूम तक चले जाओ, तो आपको कितनी डिफिकल्टीज होगी, और आपको अंधेरा अंधेरा सा जो लगेगा। तो एक रंगीन दुनिया देखते देखते अगर आप अंधेरा सब आपको ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क लगेगा, तो आप कैसा फील कर सकते हैं? इसीलिए जो आप प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो आपके जीवन में क्या उत्साह भर देता है, चार्मिंग कर देता है, मन को प्रसन्न लगता है। आपके कोई फेवरेट कलर है, आपको उसी कलर के कपड़े पहनने को दे दिए जाए, उसी कलर का खाना खाने को दे दिया जाए, उसी कलर के आपको सारे गैजेट दे दिए जाए, तो आप क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, आपके कॉन्फिडेंस में उत्साह से जो है जोश से भर जाएंगे। इसके बाद जो कलर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश क्या होते हैं? प्रकाश जो नेचुरली दिए जाते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, चांद की रोशनी, तारों की रोशनी, ये जो होते हैं ये आपके प्राकृतिक होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे होते हैं, जो आपको गॉड गिफ्टेड है। और कृत्रिमिक से होता है आर्टिफिशियल प्रकाश, यानी कि जैसे आप गृह डेकोरेशन में आप झालर लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, झूमर लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, अलग अलग लाइटिंग लगाते हैं। गृह सज्जा में कृत्रिम प्रकाश का अत्यधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक प्रकाश की अपेक्षा इसे सरलतापूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है। अब कमरे में तो सूर्य की रोशनी नहीं आ सकती ना डायरेक्ट, विंडो वगैरह तो थोड़ी बहुत आ जाए, लेकिन अगर आपको घर में ज्यादा रोशनी चाहिए, काम करना है, खाना बनाना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको कोई आर्टिफिशियल लाइट का यूज करना ही पड़ता है, और आजकल ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी में इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हो जाती है। इसके बाद आता है आपका 21 स्थान, यानी कि खाली स्थान। सज्जा में 21 स्थान का क्या होता है? भव्यता का एहसास होता है, साथ ही साथ शक्ति का भाव भी उत्पन्न किया जा सकता है। जो भरा भरा घिचपिच सा होता है, तो उसमें क्या होता है? आपका मन उसे देख देख के उगने लगता है, आप कहीं ना कहीं बोरियत फील करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है यहाँ भी ये भी कोना भरा पड़ा है, वो भी कोना भरा पड़ा है, कि मैं सब सामान उतार के निकाल के बाहर फेंक दूं, और बस सिंपल एक स्टडी टेबल, एक बेड, टेबल लैंप और अपनी अलमीरा, 2-4 जोड़ी कपड़े वपड़ों के लिए वो रखूं, साफ सुथरा कमरा रखूं। तो इस क्या होता है कि खाल जो आप डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन होच पोच वाली नहीं होनी चाहिए, कि आपने बना दी उसकी नाई की दुकान, कि यहाँ भी सामान वहां भी सामान, इस दीवार पे पोस्टर, उस दीवार पे पोस्टर, पोस्टर दीवारें चारों तरफ से पोस्टर से भर दी, और नीचे चारों तरफ इर्द गिर्द आपके सामान, और बीच में आप बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको व्यवस्था से वैसे करते हो, स्टैंड लगा के पर्टिकुलर चीज उसको उसके स्थान पर रखते हैं, और खाली खाली सा स्पेस रखते हैं, तो वो भी आपको क्या करता है? अलग ही एनर्जी का अनुभव कराता है। ये आपके कला के तत्व थे। अब कला के सिद्धांत देख लेते हैं। कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं? कला के 5 सिद्धांत होते हैं। एक अनुरूपता, जो संबंध का नियम या रेखा दूरी माप, संतुलन, बैलेंस, लय, यानी कि एक ही सीरीज से काम करना, रिपीटेड सीरीज में, दबाव, और एक रूपता या अनुरूपता। तो ये क्या होता है आपका? किसी भी कलाकृति को कलात्मक कसौटी पर कसने और परखने के लिए कुछ सिद्धांतों को कला विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया गया जाता है, जिसके उपयोग से विभिन्न कलाओं जैसे चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, हस्तकला, मूर्ति निर्माण कला आदि में
उपयोग किया जाता है। इन सिद्धांतों को कलात्मक वस्तुओं को अच्छाई अथवा बुराई के निर्धारण में मानदंडों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कला के तत्व हमने पढ़े थे, कला के सिद्धांत अब हम पढ़ रहे हैं। आर्ट का क्या यूज होता है, आपको आपके कमरे के हिसाब से कोई स्टैचू रखना है, कहीं लाइट लगानी है, या अपने कमरे का पेंट करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक क्या करा, एक लाइन बड़ी खींच दी, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी। तो आपके होम डेकोरेशन में जो होना चाहिए वो एक पैटर्न आपको फॉलो होना आना चाहिए। इसके बाद आपका अनुपात आता है। अनुपात आपका क्या होता है, अनुपात आपका होता है किसी भी तत्व की रेखा दूरी, यानी कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आपने अगर 1 फीट 2 फीट की दूरी ली है तो आप उसी 1 फीट 2 फीट की दूरी के हिसाब से लाइट लगाएंगे। ऐसा तो नहीं कि एक आपने इस कॉर्नर पे लगा दी, एक फिर आपने चल के दूसरे कॉर्नर पे लगा दी। तो आपके अनुपात में क्या होता है, जो आप अनुपात के हिसाब से अपना कमरा डेकोरेशन करते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, रेखाओं की दूरी, माप, मेजरमेंट, सब चीज का ध्यान रखते हैं, उसके डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। तो अनुपात कला जो है, अनुपात कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे संबंधों का नियम, लॉ ऑफ रूल्स, लॉ ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कला तत्वों से संबंधित होते हैं। कला का आश्रय अनुपात में किसी भी वस्तु के उचित आकार माप से होता है। अनुपात के नियम तत्व होते हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व होते हैं अनुपात में। रेखा, जैसे कि ये आपकी रेखा है, तो ये कितनी लंबी है, जो भी है आपकी एक ही हाइट में उसकी जो होगी इक्वलेंट होगी। उनकी दूरी कि कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे आपको इन्हें यूज करना, लगाना, उनका मेजरमेंट आपकी जो डेकोरेशन वाला स्पेस है उसके अकॉर्डिंग होता है। अनुपात में माप का आश्रय वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई से भी होता है। अगर आपका कमरा छोटा है तो आप उसमें क्या है, छोटी चीजें यूज करेंगे। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आप क्या करेंगे, उसमें बड़ी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपका आता है संतुलन, यानी कि बैलेंस। बैलेंस क्या होता है आपका, स्टेटला सुंदरराज के अनुसार, ये आपके एक प्रसिद्ध क्या हुए राइटर हुए, स्टेला सुंदर राज के अनुसार इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है संतुलन की। संतुलन स्थिरता एवं बल का समान वितरण है। यह विश्राम तथा शांति देता है। यह रंगों एवं आकृतियों के ऐसे संयोजन द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र के दोनों ओर समान आकर्षण हो। यानी कि जो आपका बैलेंस है, बैलेंस ऐसा बनाया जाता है, कोई भी चीज है, अगर आपको कोई एक स्पेस दे दिया जाए, आपको कोई चीज टांगनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने वो जो किसी चीज को बैलेंस बनेगा तब क्या, तब इधर भी इक्वल वेट होगा, इधर भी इक्वल वेट होगा। अगर आपका जरा भी एक तरफ जरा भी 19-20 ज्यादा हुआ, एक तरफ 19-20 कम हुआ, तो क्या होगा, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। वो या तो टेढ़ा हो जाएगा या एक तरफ को उसका झुकाव हो जाएगा। तो जो संतुलन है आपका, वो क्या करता है, वो आपको विश्राम और शांति की आकृतियों जैसा कुछ फील कराता है, और ये जो है केंद्र के दोनों तरफ इक्वल होता है। संतुलन दो कितने प्रकार के होते हैं, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 औपचारिक, नंबर 2 अनौपचारिक, नंबर 3 विवरण। औपचारिक संतुलन कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका समतीय संतुलन होते हैं। इसे समतीय संतुलन भी कहा जाता है जब केंद्र बिंदु के दोनों ओर वस्तु की स्थिति एवं भार समान हो और स्वाभाविक रूप से देखने वालों का ध्यान आकर्षित करती है, तो उसे ही औपचारिक संतुलन कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चीज होगी आपकी, तो उसके दोनों कोने पे क्या होगा, इक्वल भार होगा। अगर आप कोई सुंदर सा कोई चीज डेकोरेशन अपने पेंडुलम लटका रहे हैं, कोई झूमर आपने लटकाया, एक तरफ से ऊंचा कर दिया, एक तरफ से नीचे कर दिया, तो क्या वो देखने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप कोई भी डेकोरेशन अगर कर रहे हैं तो इक्वल, खास करके हैवी, तो उसका क्या करना है, आपको बैलेंस इक्वलेंट करना है, ताकि वो देखने वालों का ध्यान केंद्रित कर सके। इसके बाद सेकंड आपका आता है, ऐसे संतुलन में वास्तविकता पाई जाती है। औपचारिक संतुलन निम्न प्रकार के होते हैं, ये भी अब इसके भी कोऑर्डिनेटेड कुछ टॉपिक होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। औपचारिक के डिसोडोल या प्रत्यक्ष। डिसोडोल कौन से होते हैं, जब केंद्र के दोनों समान वस्तुएं रखी जाती हैं तो उसे डिसोडोल संतुलन कहते हैं। ये वाली जब आपकी कोई फिगर बनती है कि दोनों चीज इक्वलेंट है। और प्रत्यक्ष संतुलन क्या होता है, जब केंद्र के दोनों ओर
असमान वस्तु रखी हो, असमान रूप से ध्यान आकर्षित करती हो, उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आपने कुछ नया क्रिएटिव इसमें कर दिया है। इसके बाद आपका आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक संतुलन क्या होता है? अनौपचारिक संतुलन होता है, इसे असीमित भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? औपचारिक को सीमित भी कहते हैं। उसमें क्या था? उसमें इक्वल बैलेंस रखा जा रहा था, दोनों चीज, कि आपने कोई भी चीज लगाई है तो आपके दोनों छोर पे क्या है कि इक्वल बैलेंस है, ना अप ना डाउन। और अनौपचारिक में क्या था कि एक तरफ क्या करा आपने, ज्यादा बाहर रख दिया और एक तरफ आपने कम बाहर कर रख दिया, तो इसकी जो आकृति बनेगी वो कुछ दूसरे ही लेवल की बनेगी। तो ये क्या होता है कि ये केंद्रित दोनों ओर वस्तु प्रकार तथा आकार नए हो और उसे अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। जैसे दीवार पर एक तरफ कोई बड़ा फूलदान तथा दूसरी तरफ कोई छोटा खिलौना रखें, जैसे शीशा, झूला, इस तरीके का, ये औपचारिक संतुलन होता है। जैसे सपोज देन आपका ये फिगर है, इस पे आप बच्चे पार्क वगैरह में झूले लगे होते हैं ना, कि इस पे जब दोनों बच्चे बराबर बराबर बैठ जाते हैं तो ये इक्विवेलेंट, एक जब नीचे आता है झुकता है तो एक तरफ से वो ऊपर जाता है, और जब ऊपर वाला नीचे आता है तो एक नीचे जाएगा। तो ये पेरगुंडल जो ये जो मतलब होगा, इस तरह का कोई झूला होगा, ये आपका इसका उदाहरण है किसका? औपचारिकता का। खास करके ये होते हैं जिसमें दो बच्चे पैरेलल झूमते हैं। इसके बाद आता है आपका विकिरण संतुलन। विकिरण संतुलन में क्या होता है? केंद्र से संतुलित दूरी पर संतुलित तत्वों का संयोजन में जब संतुलन प्राप्त किया जाता है तो उसे ही विकिरण संतुलन कहते हैं। अर्थात केंद्र से वस्तु की चारों तरफ की समानता का बहाव, यानी कि कोई भी चीज है, ये चीज आपकी सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, ये आपका केंद्र है, ठीक। और इससे क्या करना है आपको? इसकी चार तरफ वेव्स जा रही हैं, जैसे इसका सूर्य भी हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है? चारों तरफ इसकी जो आपका चारों तरफ जो संतुलन है, जो विकिरण है, जो वेव्स है इक्वलेंट जा रही हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके विकिरण संतुलन कहलाता है। लाइट फॉर सन रेजेस या मून रेजेस, कोई भी रेज अगर लाइट पड़ रही है वो इधर उधर ना फैल के चारों दिशाओं में सेम जा रही है। फिर आता है आपका लय। लय, लय क्या होता है? लय होता है पैटर्न। पैटर्न यानी कि किसी भी चीज को समान रूप से एक ही लय में उसको एक ही सीरीज से कंटिन्यू करना। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब हम छोटे थे तो हमें ड्राइंग में क्या बनाया जाता था कि आपको इस ये साड़ी की किनारी या एक बेल में डिजाइन बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं, एक ही पैटर्न फॉलो होता है। अगर किसी में जो एक बार उसने बनाना स्टार्ट कर दिया तो वो इसी पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है। आपको किसी कमरे में, किसी दीवार पर या कहीं फर्श में कोई डिजाइन देना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने कुछ बनाया, कहीं दूसरी तरफ आपका मन करा कि ये तो अब हमसे बन नहीं रहा है, बोर हो गए, कोई दूसरा डिजाइन दे देते हैं। तो जो आपकी आंखों को गति प्रदान करता है, यानी कि एक ही सीरीज में जो चला जा रहा है, वो लय कहलाता है। जो तत्वों को नियमित वृद्धि अथवा माप को चिन्हित करता है वो लय कहलाता है। लय कला का एक गति प्रदान करने वाला साधन है। कला में लय का अर्थ एक सरल संपन्न ऐसा मार्ग है जिसमें रेखा, आकृति, रंग आदि पक्षों पर अनुशासनात्मक ढंग से आंखें यात्रा करती हैं, उसे ही लय कहा जाता है। लय दो प्रकार के होते हैं, नियमित और स्वच्छंद। नियमित कौन से होते हैं? एक रूपता एवं क्रमवार रूप से प्रस्तुत सज्जा नियमित लय कहलाता है। जैसे अगर आपने इसमें ये वाला पैटर्न यूज किया है तो बार बार क्या होगा, यही पैटर्न रिपीट होगा कि एक तरफ लंबवत रेखा, एक तरफ क्षैतिज रेखा। और दूसरा जो आपका होता है स्वच्छंद लय, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि अप एंड डाउन वाला, जैसे रस्सी का होता है। आपको अगर एक रस्सी में या पानी में आप एक पत्थर फेंक दे तो उसमें क्या होती है, तिरंगे जो है वो अप एंड डाउन चलने लगती हैं। जैसे इस प्रकार के लय को उतार चढ़ाव का लय भी कहा जाता है। जैसे समुद्र की लहरें, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये आपका पाउंड है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इसमें कोई आप चीज फेंक दें तो चीज फेंकने के बाद जो इसमें वेव्स होंगी, जो हलचलें पैदा होंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी? वो आपके स्वच्छंद लय कहलाएंगी। लय प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी होती है? यहां से आपके क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आते हैं। दोहराव या पुनरावर्ती। दोहराव या पुनरावर्ती क्या होती है कि ये वाला जो आपने
बार बार एक ही पैटर्न हो रहा है। अगर ऐसे चल रहा है तो बार बार ऐसे ही चल रहा है। आकार में वृद्धि यानी कि पहले छोटा था, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चला जा रहा है। विरोध का लय, विरोध का लय क्या होता है कि एक बार क्या करा, एक बार आप ऐसे चले, एक बार ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, यानी कि बार बार क्या है, आप अपनी डायरेक्शन या अपना जो पैटर्न है उसको चेंज कर ले रहे हो। उसके बाद विकिरण द्वारा लय, विकिरण मैंने आपको बताया था पिछले भी कि विकिरण क्या होता है। विकिरण होता है कि एक ही समान दिशा में चारों तरफ फैल जाना, जैसे सूर्य की किरणें। आपको क्या सूर्य की किरणें क्या, ऐसे तो नहीं कि कहीं ज्यादा जा रही है कहीं छोटी जा रही है वेव, तो जैसे कोई भी लाइट है, ये कोई लाइट है, तो ये एक ही समान गति में चारों तरफ जा रही है, कि कहीं ज्यादा न कहीं कम। इसके बाद क्रमवार या नंबर बार लय, क्रम या नंबर बार आपने देखा होगा रीजनिंग में खास करके ये चीजें फॉलो होती हैं, या पैटर्न आपने किसी कपड़े साड़ी पे देखा होगा, टाइल्स वगैरह में भी होता है कि अगर ये वाला पैटर्न आपने स्टार्ट किया है तो ये पहले स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, तो जो पैटर्न बार बार क्या हो रहा है, सफेद हो रहा है। या फिर कलर में कह सकते हैं, जैसे चेस, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चेस। चेस में क्या होता है कि एक बॉक्स जो होता है व्हाइट, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक ब्लैक, तो वो क्या है, वो पैटर्न जो है बार बार क्रमवार जो है वो नंबर जो है उसके रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद फोर्थ है आपका अनुरूपता या एकरूपता। अनुरूपता क्या होती है, रेखा, रूप, आकार, विचार, बनावट एवं रंग इत्यादि एक ही समान या एक रूपता के भाव उत्पन्न करना ही अनुरूपता कहलाता है। यह कला को सुंदर एवं सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कला, जो आप डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रेखा, रूप, आकार, यानी कि जिस चीज की जो आकृति आपने बनाई है, जो पैटर्न आपने फॉलो किया है, वो क्या कहलाता है आपका, एक उसमें एक रूपता की मतलब एक ही पैटर्न चला जा रहा है, तो वो आपको एक रूपता और सुंदर व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट है आपका दबाव या बल। अब दबाव और बल का इसका क्या रोल होता है ये भी देख लेते हैं। केंद्र में सबसे सुंदर वस्तु रखकर उसके चारों ओर सामान्य वस्तुओं को रखा जाता है, जिससे कि केंद्र में रखे जाने वाली वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो। इस बात को प्रदर्शित करते हुए इस दबाव या बल, इसे बल कहते हैं। अब कैसे, आप सपोज करो कि आपको कोई रंगोली बनाने के लिए कहा जाए, या होम डेकोरेशन में आपको कहा जाए कि फ्लावर पॉट से आप डेकोरेशन कीजिए, तो आपने बहुत सुंदर सा बड़ा सा एक गमला रखा बीच में, और उसके आसपास छोटे छोटे फूल वाले गमले उससे मैच करते हुए बना के सर्कल शेप में, किसी शेप में रख दी, तो जो आपका वो बड़ा एंटर जब आप करेंगे उस जगह पे, तो जो बड़ा फ्लावर पॉट होता है वो क्या करता है, वो बड़ी चीजों को एकदम आपका जो है वो माइंड मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वो एकदम आपका जब ध्यान केंद्रित करेगी तो उसके आसपास की चीजों पर तो आपका वैसे ही जाएगा ध्यान। तो दबाव या बल इस चीज के लिए होता है कि वो अपने आसपास जो केंद्र में चीजें रखी हैं, वो उससे जो छोटी चीजें उनका उस बात को प्रदर्शित करे। तो दबाव उत्पन्न करने के कुछ तरीके होते हैं, कौन से, किसी वस्तु पर, मतलब दबाव क्या होता है, फोर्स या बल, क्या होगा, ये आपको किस उत्पन्न करने के तरीके क्या होते हैं कि किस वस्तु पर कितना लगना है, कहाँ लगना है। पता लगा कांच की चीज है और आपने उसको हार्ड उससे ताकत से दबा दिया, तो वो क्या होगा, वो आपका मटेरियल जो है खराब हो जाएगा, चूर हो जाएगा। फिर कितना लगाना है, कि ज्यादा लगाना है या कम लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है। फोर्स आप तभी लगा सकते हैं तब आपको ये पता होगा कि आपको कहाँ, किस पर, कैसे, कब, क्यों लगाना है। ठीक, ये आपके कला के तत्व और कला के सिद्धांत आज पूरे होते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नमूना, कि नमूने क्या होते हैं। नमूने भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 2 तरह के नमूने होते हैं, वो नमूने वाली क्लास हम कल पढ़ेंगे। कल आप इसको आगे टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए पढ़ के आइएगा, तभी अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच।